अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कोर्टिसोल। इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखेंगे। बेसिकली जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक वो है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट जो फिजियोलॉजी है ना, मैं आपको वो बता दूँ ताकि जब हम इसकी पैथोलॉजी करें तो वो आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाए। कोर्टिसोल कहाँ से रिलीज़ होता है? हमारे जोना फेसिकुलेटा से होता है। और ये क्या आगे से रिलीज़ करते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। डैट मीन्स के कोर्टिसोल को रिलीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की किस लेयर से? जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होते हैं। वो क्या रिलीज कर रहे होते हैं? आगे कोर्टिसोल का रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है, इट सेल्फ कोर्टिसोल है ये। अच्छा, नॉर्मल फंक्शन इसका ये है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है ना, मैं सिर्फ वो बताऊंगा कि ये ना ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता होता है। अब ये ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ना ऐसे स्मूथ मसल रन कर रहे होते हैं ना, ब्लड वेसल्स पे ना स्मूथ मसल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस पे होता है अल्फा 1 रिसेप्टर स्मूथ मसल पे ना, हमारी किसकी? ब्लड वेसल्स के। अब इस पेशेंट के अंदर कोर्टिसोल का लेवल क्या करता है? इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम होती है तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब उसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। जब उसका नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जब अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे तो जो स्मूथ मसल है उसकी क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, स्मूथ मसल की क्या होगी? कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में है तो ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देंगे। हार्ट की तरफ ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? हमारा हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पेशेंट के अंदर ना इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी हो सकती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस या लिपोलाइसिस या प्रोटियोलाइसिस भी ज़्यादा होती है। अब वो देखिए कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी पेशेंट के अंदर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करता है ना, ये जाके लीवर पे स्टार्ट कर देती है। किसको? ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट कर देती है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि हमारे पास नॉन कार्ब फॉर्म में जो स्टोर पड़े हैं हमारे पास, ये पड़ी हुई है ग्लूकोज, उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है। ग्लूकोज को इस तरह करेगी, लिपोलाइसिस करवाएगी। ठीक है, और प्रोटियोलाइसिस करवाएगी, प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू कर देगी, हमारे लिपिड्स को भी तोड़ना शुरू कर देगी। एट द एंड क्या बनाएगी? ग्लूकोज बनाएगी। ग्लूकोज दोबारा बना देगी, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज करा देगी। ठीक है, जब ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा कि इंसुलिन की उसकी कैपेसिटी नहीं थी कि उसको काम कर सके, तो इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगी? इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? ये डायबिटोजेनिक हो गया। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस भी हो सकती है। हमेशा हमेशा बात आपने याद रखनी है कि डायबिटीज़ किसी को शुगर खाने की वजह से ज़्यादा नहीं होती, कार्ब्स खाने की वजह से नहीं होती। डायबिटीज़ इज ऑलवेज ड्यू टू द हाइपर कोर्टिसोलिज्म, या जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है तब होता है। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट के अंदर कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो जो आपने सुना होगा, जो बंदे स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं वो क्या होते हैं? वो डायबिटिक हो जाते हैं। तो वो बच्चों इसीलिए होते हैं, उसके अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है। जो हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है ग्लूकोज, वो टूटना स्टार्ट हो जाती है लीवर से, लिपोलाइसिस स्टार्ट हो रही है, प्रोटियोलाइसिस उस पेशेंट के अंदर स्टार्ट हो रही है। तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाएगी और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर देगा। इंसुलिन की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि उसको ओवरकम कर सके, तो इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटिस हो जानी है। इसीलिए आप भी स्ट्रेस कम लिया करें सारे। अब देखिए इस पेशेंट के अंदर ना वुंड हीलिंग भी डिले हो सकती है। वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी, क्यों? सुपरफिशियल सा पॉइंट बताऊंगा। ये वुंड हीलिंग इसके अंदर इसलिए डिले होगी क्योंकि ये कोलाजन की सिंथेसिस को कम कर देगी। ठीक है, कोलाजन नहीं होती है जो आपकी वुंड वुंड हीलिंग करवाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, ये दोनों को कम कर देगी, ब्लॉक कर देगी। कौन? कोर्टिसोल। अगर हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो गया तो जब कोलाजन की सिंथेसिस नहीं होगी, फाइब्रोब्लास्ट की सिंथेसिस नहीं होगी, तो इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? वुंड हीलिंग हो सकती है। समझ आएगी ये वाला पॉइंट? इन्फ्लामेशन को भी कर सकती है, कम कर सकती है इन्फ्लामेशन को भी। अब इन्फ्लामेशन को कम वो इस तरह करेगी, इंटरल्यूकिन 2 को ब्लॉक कर देगी। ठीक है, इसके साथ वो किसको ब्लॉक करेगी? ल्यूकोट्रीन को ब्लॉक कर देगी और प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक कर देगी। ये सारे क्या करवाते हैं? हमारी इन्फ्लामेशन, फीवर, पेन वगैरह करवाते हैं। अगर इनको ही ब्लॉक कर दिया तो ना ही इसकी क्या होगी? इन्फ्लामेशन होगी, ना ही इसमें ल्यूकोट्रीन रिलीज होंगे, ना ही इसके अंदर प्रोटियोलाइसिस होगी, ना इसमें पेन होगी, ना इन्फ्लामेशन का पता चलेगा।
ठीक है। आपने सुना होगा कि वो एक पेशेंट बीमार था, वो उसको इन्फेक्शन था, उसको ना डॉक्टर ने स्टीरॉयड दिए हैं। कॉमनली आपने ये बात सुनी होगी, वो स्टीरॉयड दे रहे हैं उसको, वो ठीक नहीं हो रहा तो उसने स्टीरॉयड प्रेफर किए हैं। तो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लामेशन को ही ब्लॉक कर रहे हैं, वो ल्यूकोट्रीन को ब्लॉक कर देते हैं। अब कंप्लीट मैकेनिज्म चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखें क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से हमारा आर्चिडोनिक एसिड बना, ये आगे चेंज हुआ किसके अंदर, लॉक्स के अंदर चेंज हुआ और कॉक्स के अंदर चेंज हुआ। कॉक्स ने आगे किसको रिलीज करना होता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करना होता है। लॉक्स ने क्या करना होता है, ल्यूकोट्रीन्स को रिलीज करना होता है, और ये क्या कहते हैं, ये कंस्ट्रिक्शन करवाते होते हैं, ठीक है। और इसने कॉक्स ने क्या करना होता है, हमारा कॉक्स ने हमारा पेन करवानी होती है, ठीक है, फीवर करवाना होता है और प्लस इन्फ्लामेशन करवानी होती है, ठीक है। अगर हमने किसी को क्या कोर्टिकोस्टेरॉइड ही दे दिया तो उसने कोर्टिकोस्टेरॉइड नहीं ये करना है, स्पेसिफिकली आर्चिडोनिक एसिड को ही आगे इसके अंदर लॉक्स और कॉक्स के अंदर चेंज होने नहीं देना। जब वो लॉक्स और कॉक्स के अंदर चेंज नहीं होंगे तो उस पेशेंट के अंदर इन्फ्लामेशन ही नहीं होगा, जब उसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपने ज़रूर याद रखना। और इस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर बोन फॉर्मेशन भी कम हो सकती है। क्यों, हाइपर कोर्टिसोलिज्म का एक ये साइड इफेक्ट है कि इसने जाके ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना होता है। जब उस पेशेंट के अंदर ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी, बोन फॉर्मेशन कम होगी, जब उसकी बोन फॉर्मेशन कम होगी तो हड्डियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खोखली और टूटेंगी, ठीक है। तो इसीलिए उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, बोन फॉर्मेशन कम हो जाएगी उस पेशेंट के अंदर, ठीक है। और इस पेशेंट के अंदर क्या होता है, आपने एक, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो हमारे पास एस्थमा के पेशेंट होते हैं ना, वो अगर साबा मतलब शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, ये बेसिकली रेस्पिरेटरी का पार्ट है, वहाँ पे बताऊंगा। अभी जो बात बताने लगा उस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। जो पेशेंट हमारे पास एस्थमा के होते हैं, अगर वो हमारे ये साबा लाबा से ठीक नहीं होते ना, तो हम उनको क्या देते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड देते हैं, ठीक है। हम उनको ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्यों देते हैं, बेसिकली ना ग्लूकोकोर्टिकॉइड जाके ब्लॉक कर देता है किसकी, हिस्टामिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। तो जब उस पेशेंट के अंदर हिस्टामिन की प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाएगी, आईजीई क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस रिएक्ट नहीं करेंगे, आईजीई का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। जब उस पेशेंट के अंदर आईजीई का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा, मैस्ट सेल की डिग्रेडेशन नहीं होगी, मैस्ट सेल उसका स्टेबल ही है, तो क्या उस पेशेंट के अंदर एस्थमा वाले फीचर आ सकते हैं, डेफिनेटली नहीं आ सकते, उसको वीजिंग वगैरह नहीं होगी। इसीलिए उस पेशेंट के अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स देते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स पता क्या करता है, जाके हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, हिस्टामिन को वो ब्लॉक करेगा तो ये मैस्ट सेल से रिलीज नहीं हो सकेगा हिस्टामिन, तो ये अगर मैस्ट सेल से रिलीज नहीं होगा तो आईजीई क्रॉस रिएक्ट नहीं करेंगे। जब आईजीई क्रॉस रिएक्ट नहीं करेंगे तो उस पेशेंट के अंदर एस्थमा के फीचर नहीं आएंगे, ठीक है। एस्थमा उसका ट्रीट हो सकता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था उसका ये, ठीक है, कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको दोबारा भी अटैक हो सकता है एस्थमा का। बस आपने इतना सा याद रखना है, इट्स मोर देन इनफ आपके लिए, जितने आपको फंक्शन बता दिए इतने काफ़ी हैं। बाकी हम अपनी प्राइवेट क्लासेस जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं उनमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने मेन टॉपिक की, डेट इज़ कुशिंग डिजीज़ एंड कुशिंग सिंड्रोम। अच्छा मैं ये वाला टॉपिक ना आपको करवा रहा हूँ फर्स्ट एड से, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं एक तो, और आपको समझ आसानी से आ जाएगी, इसीलिए हम ये वाले टॉपिक इधर से करेंगे, ठीक है। अब कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में क्या डिफरेंशियल मेन पॉइंट आपको वो बताना चाहिए। बेसिकली बच्चों, कुशिंग डिजीज़ आपने अगर नाम सुनना ना, कुशिंग डिजीज़ का अगर आपने कहीं पे जिक्र सुनना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो वो मसला है वो हमारे ब्रेन लेवल पे है, वो हमारे पिट्यूटरी लेवल पे इशू है। लेकिन अगर हमने नाम सुना कुशिंग सिंड्रोम का, तो आपने हमेशा हमेशा याद रखना है इशू हमारे किधर है, या एड्रिनल ग्लैंड पे है, या हम बाहर से क्या ले रहे हैं, ग्लूकोकोर्टिकॉइड ले रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी, ये आपने याद रखना है। क्या मैंने आपको बताया है कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम में, कुशिंग डिजीज़ याद रखनी है कि जो आपका इशू होगा वो ब्रेन लेवल पे आपका इशू होगा, लेकिन अगर कुशिंग सिंड्रोम होगा तो उस पेशेंट के अंदर या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकता है, या उस पेशेंट के अंदर और क्या हो सकता है, हमारा एक्सोजीनियस इनटेक कर रहा है। अब एक्सोजीनियस का मतलब क्या है कि वो बाहर से ले रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुशिंग सिंड्रोम को, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में बच्चों हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि जो पेशेंट होगा वो बाहर से क्या ले रहा है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड ले रहा है। तो जब उसका बाहर से वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड लेगा
तो जो आपका अपना इट सेल्फ बन रहा था, कैसे बन रहा था, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके मैसेज दे रहा था किसको, एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड से वो आगे किसको मैसेज दे रहा था, जोना फेसिकुलेटा को, जो मैंने अभी आपको बताई है। जोना फेसिकुलेटा से आगे मैसेज किसको क्या रिलीज हो रहा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो जब बच्चों आपने बाहर से ही ले लिए तो क्या ये सारा प्रोसेस चलेगा? डेफिनेटली ये जितना भी प्रोसेस है ये सारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। जब ये सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आप तो बाहर से ले रहे हैं, बना बनाए ले रहे हैं, तो ACTH का लेवल कम, एड्रीनल से ये सारे लेवल कम हो जाएंगे। जो बॉडी में इट सेल्फ है ना, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो देखेगा कि यार बॉडी में तो पहले ही इतना ज़्यादा है, तो मैं क्यों रिलीज हूँ। विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ACTH का लेवल क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि कैसे डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर बच्चों कुशिंग डिजीज़ है, कुशिंग डिजीज़ में मैंने आपको क्या बताया है कि बच्चों क्या होगा, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का लेवल क्या करेगा, ये सारा आपने वही वाला प्रोसेस याद रखना जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ACTH आया, जोना फेसिकुलेटा पे गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज किया, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज किया। अभी अगर किसी पेशेंट के अंदर पिट्यूटरी लेवल पे मसला है, किसी को पिट्यूटरी एडिनोमा है, क्या है कि पिट्यूटरी लेवल पे कैंसर, ये बिनाइन कैंसर हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा, तो आप मुझे बच्चों ये बताएं क्या उस पेशेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ACTH रिलीज नहीं होगा? डेफिनेटली उसका ACTH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। जब उसका ACTH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, जोना फेसिकुलेटा को ज़्यादा मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा नहीं रिलीज होंगे, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज नहीं हो जाएगा, डेफिनेटली कोर्टिसोल का लेवल भी इंक्रीज होगा। सारे वो हमने अभी पढ़े थे, ये क्या करता है, बोन फॉर्मेशन को कम करता है, हीलिंग डिले करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है, कोलाजन की सिंथेसिस नहीं होगी तो स्ट्राया बॉडी पे मार्क्स जो निशानी पड़ जाती है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ओबेसिटी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर ट्रंकल ओबेसिटी स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बुफेलो हम्प बनती है और मून लाइक फेस हो जाता है। एग्जामिनर एक क्वेश्चन के अंदर ज़रूर मेंशन करता है, तो आपने सारी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। बस आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, एक्सोजीनियस को और हमारा पिट्यूटरी एडिनोमा को, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है, अब मैं आपको पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये थोड़ा सा टॉपिक टफ है, लेकिन जितना मैं अभी करवा रहा हूँ आप इसको भी नोट करते रहो, बाद में एक दफ़ा रीड कर लेंगे, मोर देन इनफ है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम में बच्चों हमेशा आपने याद रखना है कि कैंसर किसी और जगह का है, वो स्टिमुलेट जाके कोई और सेल कर रहा है, ठीक है, वो सेल रिलीज कर रहा है जो किसी और का फंक्शन कर रहे हैं। मतलब किसी को लंग कैंसर है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ये भी ये MCQs आता है कि कौन सा है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है किसी के अंदर, वो जाके स्टिमुलेट कर रहा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, अगेन कोर्टिसोल ज़्यादा होगा उस पेशेंट के अंदर। सारे वही वाले फीचर जो हमने पीछे डिटेल में डिस्कस किए, मैं वो दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगा, एक दफ़ा रीड ज़रूर करवा दूंगा, ठीक है। ये हो सकता है, इसके अंदर भी क्या हो सकता है, हमारा कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट के अंदर बच्चों बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया, मतलब कि क्या हुआ, एड्रीनल क्या कर गया है, हाइपरप्लेजिया हो गया, साइज बढ़ गया है, नंबर बढ़ गए हैं सेल्स के, तो क्या वो कोर्टिसोल को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज नहीं करेंगे? डेफिनेटली यार, अब उसका साइज ही बढ़ गया तो वो काम भी ज़्यादा करेगा, तो वो कोर्टिसोल को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करेंगे। तो बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया भी क्या करवा सकती है, कुशिंग डिजीज़ करा सकती है हमारी बॉडी में। समझ आ गई? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बता दी। ये एंडोजीनियस केस था बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का, इसको एक दफ़ा मैं आपको बुक से रीड आउट करा देता हूँ, फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर पढ़ लेंगे, कैसे डायग्नोज करना फिर वो भी बताऊँगा। एक्सोजीनस ग्लूकोकोर्टिकोइड वेरी इंपॉर्टेंट MCQ एग्जामिनर पूछता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इस पेशेंट के अंदर ACTH कैसे कम होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे सारी रामलीला एक्सप्लेन कर दी है। अब देखिए, अगर इस पेशेंट के अंदर ACTH कम होगा तो जो इसका एड्रीनल ग्लैंड है उसको तो ACTH मिल नहीं रहा, तो एड्रीनल ग्लैंड की एट्रॉफी हो जाएगी, डेफिनेटली उसके अंदर एट्रॉफी हो जाएगी। उसने वो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, मार्क कर लेंगे वाला। प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा, ये भी हो सकता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था ये वाला कि किसी को पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ACTH रिलीज करेगी, तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा ACTH रिलीज करेगी तो उस पेशेंट के अंदर भी क्या हो सकता है, हमारा कुशिंग वाले सारे फीचर आ सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा। अब सेकंड इसकी कॉज उसने यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर एड्रीनल एडिनोमा हो जाए, मतलब कि हमारा एड्रीनल ग्लैंड का क्या हो जाए, एड्रीनल एडिनोमा, बिनाइन कैंसर हो जाए। अगर किसी पेशेंट के अंदर एड्रीनल एडिनोमा हो जाएगा
तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टिसोल नहीं इस पेशेंट के अंदर दोबारा रिलीज़ होगा, क्योंकि अब सेल इसके अंदर कैंसर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, बिनाइन कैंसर हो गया तो कोर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा उस पेशेंट के अंदर रिलीज़ होगा। जब बॉडी ने देखना है कि जी कोर्टिसोल तो पहले ही ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तो बॉडी ने इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करना है, ACTH के लेवल को डिक्रीज़ करवा देना होता है। समझ में आ गई? दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर एड्रीनल एडिनोमा हो गया तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, कोर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर होगा। सारी ये बात याद रखें। देखें, एड्रीनल ग्लैंड का ट्यूमर हुआ, जोना फेसिकुलेटा को ज़्यादा मैसेज मिला, ग्लूकोकोर्टिकोइड ज़्यादा रिलीज हुए, कोर्टिसोल का लेवल इंक्रीज कर गया। अगर तो उसका सिर्फ था, दो बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड होते हैं ना, दो किडनीज होती है ना, एक राइट और एक लेफ्ट। अगर तो बच्चों उसका हुआ राइट साइड का इश्यू, ठीक है, राइट एड्रीनल ग्लैंड का क्या हो गया हमारे पास, एडिनोमा हो गया, तो बच्चों उसके अंदर जो राइट साइड है उस साइड से कोर्टिसोल ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, बॉडी में जब कोर्टिसोल का लेवल इतना ज़्यादा हो गया, ACTH ने देखना भाई ये तो पहली बॉडी में ज़्यादा है, तो ACTH ने अपना लेवल क्या करना है, कम कर देना है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ACTH का जब लेवल डिक्रीज होगा, जो एड्रीनल ग्लैंड जो लेफ्ट साइड वाला उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, उसको तो एड्रीनल ग्लैंड ये ACTH का मैसेज मिला नहीं। जब उसको ACTH का मैसेज नहीं मिलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व एड्रीनल ग्लैंड, ये उसने इतनी सी बात इतनी लंबी कहानी में लिखी हुई है कि उसकी क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी दूसरे वाले ग्लैंड की। इसको बोलते हैं प्राइमरी एड्रीनल एडिनोमा, या हाइपरप्लेजिया वाले केस में भी हो सकता है अगर एक स्पेसिफिकली एक एड्रीनल ग्लैंड इन्वॉल्व है, या कार्सिनोमा वाले पेशेंट के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ये वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वही अगर पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया तो उसके अंदर कुशिंग डिजीज हो जाएगी, या पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम हो गया तब भी ACTH ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से भी हो सकता है, ब्रोंकियल कार्सिनोइड्स इससे भी हो सकता है। बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया वाले इसके अंदर बायलेटरल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया कैसे होगी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें। जब भी ACTH ज़्यादा रिलीज होगा, उसकी कॉज क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पिट्यूटरी एडिनोमा है जी, तो ACTH ज़्यादा हो गया, ACTH ज़्यादा तो क्या होगा, एट द एंड कोर्टिसोल फिर रिलीज कर रहा है। जब कोर्टिसोल ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा, ACTH ज़्यादा से ज़्यादा जाकर अगर एड्रीनल ग्लैंड को मैसेज देगी ना, तो तब भी उसका क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ईजी करके इसको याद करें, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तब भी इसके अंदर क्या होगा, हाइपरप्लेजिया हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, उसने यहाँ पे क्या लिखा हो, कुशिंग डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द एंडोजीनियस केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग मेनली उसने बोला है कि कुशिंग डिजीज ही इस रिस्पॉन्सिबल होती है कुशिंग सिंड्रोम करवाने में। ठीक है, बस आपने ये वाले सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर पॉइंट है आपने याद रखने हैं। मैंने जो आपके एक्सप्लेन कर दिए मोर देन इनफ है। अगर आप कहते हैं तो उसका दोबारा भी एक टेबल बना के मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, समझ आ गया ये वाले सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको बताया। ACTH ज़्यादा होगा, एड्रीनल हाइपरट्रॉफी कैसे होगी। अब बात करते हैं किसकी, इसके क्लिनिकल फीचर की। वही मून फेस होगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन कैसे हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया कैसे हो रहा है, वो सारी बातें हमने फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में डिस्कस कर ली हैं। ओबेसिटी कैसे हो रही है, वेट गेन कैसे हो रहा है, ये वेस्टिंग ऑफ द मसल कैसे हो रही है, मून फेस इसमें हो रहा है, बुफेलो हम्प हो रहा है इसके अंदर, डोर्सो सर्वाइकल फुट फैट पैड या इसको बुफेलो हम्प बोलते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, बोन कैसे टूट रही है, बोन फॉर्मेशन कम हो रही है, वो भी मैंने बता दिया है। डिप्रेशन एंजाइटी भी इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। स्किन चेंजेस में क्या होंगे इस पेशेंट के अंदर, थिनिंग ऑफ स्ट्राया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोलाजन सही तरह बन नहीं रहा। ठीक है, जब कोलाजन बनेगा नहीं तो क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर स्ट्राया मार्किंग होगी। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि हाइपर पिगमेंटेशन कैसे होती है। देखें, हाइपर पिगमेंटेशन इस तरह होती है कि देखें जो ये है ना कि हमारा ACTH है, ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, हमारा POMC एक्सट्रैक्ट, ये वहाँ से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा था ACTH। अगर देखें अब ACTH का लेवल बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये बढ़ा है, तो ये बढ़ा है ना। ठीक है, इसको मैसेज कौन दे रहे होते हैं, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ही दे रहे होते हैं। तो ये बढ़ेगा तो ये आगे किसके अंदर चेंज होता है, POMC किसको भी चेंज करता है, आगे मेलानिन के अंदर चेंज होता है। तो जब मेलानिन ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन नहीं होगी इस पेशेंट के अंदर, डेफिनेटली उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन भी इस पेशेंट के अंदर होगी। POMC का लेवल इंक्रीज़ किया, मेलानिन का लेवल इंक्रीज़ किया, ACTH का लेवल इंक्रीज़ किया, सारे वही वाले फीचर। अब इस पेशेंट को हमने डायग्नोज कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर इसमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ देता है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट बना के वो अपलोड करता हूँ ताकि आपको जो इसके डायग्नोस है इसमें से जो MCQ है वो क्लियर हो जाए।